सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एसी फंडामेंटल्स, जिसके अंदर सबसे पहला है सिंगल फेज एसी सर्किट। तो एसी सर्किट के अंदर, सिंगल फेज एसी सर्किट के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि ईएमएफ जनरेशन सिंगल फेज में क्या क्या होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, आप एसी पढ़ रहे हो तो एसी के अंदर आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है, हम इसको जनरेट करने के दो मेथड होते हैं। या तो फर्स्ट है कि बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। कहने का मतलब, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करवा दो। सपोज करिए ये कॉइल है, आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करिए। तो आप इस कॉइल को मूव करा दो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कॉइल के अंदर आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेकंड है कि आप कॉइल को ऐसे स्टेशनरी रखो और अरेंजमेंट कुछ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा होना चाहिए कि वह रोटेट करे, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उस केस में भी आपको ई एम अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो जो वैल्यू होता है जनरेटेड वोल्टेज जो होता है, वो डिपेंड करता है कि कॉइल के अंदर टर्न्स कितने हैं, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और स्पीड क्या है। तो टर्न्स ज़्यादा होने पर आपको अच्छा वोल्टेज मिलेगा, उसी तरीके से फील्ड स्ट्रेंथ हाई होने से वोल्टेज लेवल हाई होता है, और स्पीड के अंदर भी वही प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का, तो उसके लिए आप एक डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये आपको जो एरो से दिखाया जा रहा है वह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये बाहर की तरफ दिख रहा है यह आपका कॉइल है, कंडक्टर है। ठीक है। जिसको हम लोग यूँ ओमेगा स्पीड से ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जब रोटेट करवा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इन दोनों के अंदर फ्लक्स लिंकेज, जो बार के अंदर जो कॉइल है सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज उस टाइम करेगा, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा ईएमएफ बनेगा। और एक ऐसा केस आएगा जब यह जो आपका फ्लक्स लाइन है उसके पैरेलल हो जाए, तब यह फ्लक्स लिंकेज इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, तो मतलब जीरो होगा। तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज जो बनेगा वो जीरो बनेगा। तो हमारे पास दो तरह के ऐसे केस होते हैं। तो हम मैक्सिमम केस कब होता है, जब यह एंगल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कॉइल है उसके बीच में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने मेंशन कर लिया। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, इसमें जो भी टर्न्स हम यूज कर रहे हैं एन हो गया। फाई एम हो गया मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब जब एक्स एक्सिस के साथ ये कॉइल आएगा तब ये सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स उस वक्त जो प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड, 2πf होता है उसका वैल्यू, रेडियन पर सेकंड में यूनिट होता है। अब थीटा जब ओमेगा टी पर है, मतलब ये 90 डिग्री पर ना होकर के कोई और एंगल, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, इस पोजीशन पे है, तब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के बीच में, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है, ओमेगा टी जनरल एक एंगल बन रहा है। तो फाई जो होगा वो फ्लक्स कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वह उसका वैल्यू होगा कॉस फाई एम कॉस ओमेगा टी। यही क्यों होगा, तो देखिए आपका ये पूछा बोला गया है कि जो फ्लक्स फाई है, हम ये बता रहे हैं कि फाई जो है फाई एम कॉस ओमेगा टी है, उसका वैल्यू आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम फ्लक्स तो नहीं है। मैक्सिमम फ्लक्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं बना रहा। यदि वो 90 डिग्री बनाता, तो यदि यह 90 डिग्री बनाता तब क्या होता, तब आपको केवल फाई एम मिलता है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री बना दिया तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। मगर हम लोगों ने एक जनरल ओमेगा टी का वैल्यू लिया है कॉस ओमेगा टी। अगर इसको चेक करना है तो हम यहाँ पे सिंपली एक काम करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है कॉस 0 डिग्री, उसका वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ये जीरो तो नहीं हो रहा ना। अगर जीरो हो जाता है यदि, तब आपका वह वैल्यू लेना, कॉस लेना गलत हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है ना, तो 1 हो जाता है तो फाई इक्वल टू फाई एम मिल जाएगा। इस वजह से हम एक जनरल वैल्यू लेते हैं, तब कॉस ओमेगा टी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमें ये पता है कि ई एम एफ ई इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी होता है। माइनस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ ने ये बताया था कि जो भी आपका ई एम एफ या जो भी जनरेशन करते हो, वह अपोज करता है जो काउज होता है, जो कारण होता है उसी को अपोज करता है, तो वह माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई का वैल्यू क्या है, फाई एम कॉस ओमेगा टी।
उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, एन डी फाई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कंडीशन लगा रहे हैं तो थीटा को क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, तब स्मॉल ई को जगह पे कैपिटल ई लिख देते हैं, उससे रिप्रेजेंटेशन होता है कि मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, तो ई थीटा यानी कि ओमेगा टी है ना, थीटा यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे एम इक्वल टू ओमेगा एन फाई एम केवल मिल जाएगा। ये मैक्सिमम फ्लक्स है या ये मैक्सिमम वोल्टेज है। दोनों कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि ई एम एफ ई जो है वह हमेशा ई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी के वैल्यू के इक्वल होता है। उसी तरीके से करंट का भी आई एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए हम ये बनाते हैं, एसी वेवफॉर्म दिखाते हैं, साइन वेवफॉर्म जिसको बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू को ई एम या आई के लिए आई एम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ टर्म्स हैं, ऐसी टर्म्स जो यूज़ होने वाले हैं। जैसे साइकिल होता है तो साइकिल हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसका किया जाता है। टाइम पीरियड, जो टाइम हमारा एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है, यानी 0 से स्टार्ट किया, यही पॉइंट हमें वापस से इस जगह पर मिलेगा, ये हमारे लिए क्या हो गया, टाइम टी, टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड के अपोजिट होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने साइकिल का ये फॉर्मेशन करता है उसको भी हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है फार्मूला। वेवफॉर्म्स किसको बोलते हैं, वेवफॉर्म हमारा होता है कि वैसा कर्व जो कि ये वोल्टेज या करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन करते हुए जो वेव्स देता है उसको वेवफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक तरह के लिए वेवफॉर्म हो गया। उसमें दो तरह के होते हैं, इन फेज और आउट ऑफ फेज। इन फेज का मतलब हुआ, सपोज करिए कि आपका ये बी जो है वोल्टेज का है और ए जो है करंट का प्रोफाइल है। अगर ये 0 से स्टार्ट हो करके 90 डिग्री से दूसरे साइकिल को चेंज करता है, 180 डिग्री पे वापस मिलता है, और वो उसी फेज पर करंट का भी सेम टू सेम चल रहा होता है, भले उसका मैग्नीट्यूड कम है मगर स्टार्टिंग करने का ड्यूरेशन वही है जो वोल्टेज का था, तो इस केस को हम कहते हैं इन फेज है। आउट ऑफ फेज कहते हैं कि वोल्टेज का प्रोफाइल आगे पहले मिल रहा है और करंट का बाद में मिल रहा है, या उल्टा भी कि करंट का पहले मिल रहा है और वोल्टेज का बाद में मिल रहा है। मतलब उनका जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, फेज जो है वह एक टाइमिंग पर नहीं है, तो उसको हम लोग आउट ऑफ फेज कहते हैं। डायग्राम से क्लियर समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर। तो आरएमएस वैल्यू या और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, ये क्या होता है। तो देखिए, रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है कि आपका जो सर्किट के अंदर आपका जो वेवफॉर्म होता है वह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइकिल होता है, उसका एवरेज यदि निकालोगे तो वो फिर 0 हो जाता है, तो वह हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलता है। तो एक्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू लेने के लिए हम एसी वेवफॉर्म के अंदर आरएमएस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, लेते हैं। उसको निकालने का तरीका है कि देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने दिखाया है कि ये वेवफॉर्म है जिसके अंदर हम पार्ट बाई पार्ट ले लिया कि I1 पार्ट टाइमिंग I1 वैल्यू है यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, I4, उसी तरीके से IN तक हमारा गया हुआ वैल्यू। तो इसको निकालने का तरीका यही है, जैसे नेम बोला गया कि पहले रूट करिए, उल्टा चलने से अच्छा होगा। पहले स्क्वायर लीजिए सभी का, फिर सबको मीन करिए, फिर उसका रूट ले लीजिए। तो सारे वैल्यू का हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर लिया, फिर मीन बनाने के लिए हमने सबको ऐड करके जितने टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया, मतलब n टाइम्स तक है तो n से डिवाइड कर लिया, फिर उसका रूट ले लेना, तो ये आपका आरएमएस वैल्यू मिल जाता है। तो IRMS का जनरल आपको जो याद रखना है, जो वैल्यू आता है 1/2 रूट टाइम्स ऑफ मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में 1/√2 इंटू आई मैक्सिमम होता है, जिसको सॉल्व करने पे 0.707 आई मैक्स मिलता है। तो आप डायरेक्ट मैक्सिमम के साथ IRMS का रिलेशन याद कर सकते हैं, 0.707 आई मैक्स। ठीक है, IRMS का वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए केवल निकाल रहे हैं, तो उस टाइम आपको अर्थमेटिक सम करके जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपने लिया हुआ I1, I2, I3 से लेकर IN को n से डिवाइड कर देना है, जितने टर्म्स हैं हमारे पास, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.637 आई मैक्स। तो आपको दोनों ही पॉइंट याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के साथ रिलेशन
जब करते हैं तो वैल्यू कितने के इक्वल होता है। तो आपको मैंने पहले बताया कि RMS वैल्यू ये RMS वैल्यू करंट का सपोज करिए वह इक्वल होता है 0.707 आई मैक्सिमम के। उसी तरीके से आपको एवरेज वैल्यू को पूछा जाए तो आपको बताना 0.637 आई मैक्सिमम के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जनरल फार्मूला जनरल सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास आई मैक्सिमम नहीं है, केवल आई का वैल्यू दिया हुआ तो 1/t 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है, तो एवरेज करंट निकल जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि फॉर्म फैक्टर के अंदर आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है या आपसे वैल्यू पूछा जाता है। तो फार्मूला आपको निकालना है, डेफिनेशन से ही मिलता है कि फॉर्म फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। सपोज करेंट है तो IRMS बाई आई एवरेज हो जाएगा। उसका वैल्यू जब आप पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1.11 आएगा, जो चेंज नहीं होता है कभी भी। तो आपको फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है 1.11 याद रखना है। फॉर्मूला होता है RMS बाई एवरेज। ठीक है, पीक फैक्टर में क्या हो जाता है मैक्सिमम बाई RMS का आपका ये रेशियो होता है। तो करंट के लिए आई मैक्सिमम बाई आई RMS, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको पास कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम में ही। तो आई मैक्सिमम ही रहेगा, आई RMS को 0.707 आई मैक्स पुट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1.414। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसका ये फार्मूला भी और डायरेक्ट वैल्यू भी। तो आपको ये याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। कई बार बच्चे क्या करते हैं फॉर्म फैक्टर का ये आंसर टिक कर देते हैं और पिक फैक्टर का ये कर देते हैं, या वैल्यू में भी कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, और यहाँ भी ध्यान रखना है कि RMS बाई एवरेज है, ना कि एवरेज बाई RMS। ऐसा भी ऑप्शन में दे देते हैं तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फेजर एंड फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।